हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो हमने रेनेसां तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में। जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ये कुछ क्लासेस होती है ईटीएस ऐप पर। 7 बजे सर का पेड बैच चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का। एक मिनट रुकिए। आप ईटीएस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है उस पर 6 बजे, आप वो ले सकते हैं। 4 बजे फाखरा मैम की क्लास होती है इसी चैनल पर, ईटीएस पर यूट्यूब। और 5 बजे मेरी क्लास होती है लिटरेचर की और 6 बजे फाखरा मैम मैथ्स पढ़ा रही है। तो आप ये क्लासेस ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप है, इंग्लिश बाय टाइगर सर। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये ऐप का लिंक है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, ये कुछ क्लासेस थी जो हमने कंप्लीट कर ली हैं। प्लेलिस्ट में आपको इनकी क्लासेस मिल जाएंगी। ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, द रेनेसां, एलिजाबेथियन, जैकोबियन, कैरोलाइन, प्यूरिटन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं दी रेस्टोरेशन पीरियड, जो हमारा 1660 से 1700 तक था। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली रेस्टोरेशन था क्या, क्यों आया था, इसका मतलब क्या था और ये टर्म क्यों इन्वेंट की गई थी। अच्छा, अब रेस्टोरेशन पीरियड हमारा कब तक था? 1660 से 1700 तक। बेसिकली इसका मतलब क्या था ना, जो हमारे चार्ल्स थे, चार्ल्स फर्स्ट थे, चार्ल्स फर्स्ट की डेथ के बाद जो गद्दी पर बैठा था इंग्लैंड में वो थे ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ हो गई थी, मैंने बताया 1658 में। उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा था? उनका बेटा रॉबर्ट क्रॉमवेल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? चार्ल्स टू आए थे जो कि ऑलरेडी एग्जाइल्ड थे। वो क्या हुआ था? वो वापस आ गए थे। तो जब वो वापस इंग्लैंड आए थे तो 1660 में चार्ल्स टू यानी कि जो चार्ल्स वन के बेटे थे उन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया था और तब मोनार्की रिस्टोर हुई थी। वहां के लोगों को समझ में आया कि हमें मोनार्की की जरूरत है, इसलिए ये टर्म पड़ा था रेस्टोरेशन। ये किससे रिलेटेड है? मोनार्की, मोनार्की से रिलेटेड है, मोनार्क से रिलेटेड है। इसे हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, इसे एज ऑफ सटायर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्क्स जो कि सटायरिकल थे वो इसी एरा में लिखे गए थे। तो ये देखिए अब, द इंग्लिश मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड व्हेन चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड बिकेम किंग इन 1660। चार्ल्स टू किसके थे? चार्ल्स फर्स्ट जो थे उनके बेटे थे चार्ल्स टू, जो जिनको एग्जाइल किया गया था, जिनको देश से निकाल दिया गया था, इंग्लैंड से निकाल दिया गया था। उनको दोबारा से इंग्लैंड में इनवाइट किया गया और उनको गद्दी सौंप दी गई। तो चार्ल्स सेकंड जो थे वो इंग्लैंड के दोबारा से राजा बने थे। रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन इंग्लैंड इन 1660। कब आई थी मोनार्की इंग्लैंड में? 1660 में। इट मार्क द रिटर्न ऑफ चार्ल्स टू एज किंग। चार्ल्स टू दोबारा से किंग बन गए थे। 1660 से 1685 तक इनका टर्म मतलब इनका जो टाइमलाइन था, इनका पीरियड था, वो यहाँ तक चला था। फॉलोइंग द पीरियड ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल्स कॉमनवेल्थ। ये प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने पूरी हिस्ट्री आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। जिसने प्रीवियस क्लासेस देखी होगी वो ये वाली क्लास समझ जाएगा। ओलिवर क्रॉमवेल की जो कॉमनवेल्थ था उसके बाद शुरू हुआ था हमारा रेस्टोरेशन। उसके बाद मोनार्की आई थी इंग्लैंड में। द बिशप्स वर restored to parliament which established a strict Anglican orthodoxy। अब ये एंग्लिकन ऑर्थोडॉक्सी थी क्या, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। द पीरियड विच ऑल्सो इंक्लूडेड द रेन ऑफ जेम्स टू। किनका पीरियड? जेम्स टू, 1685 से 1682। ये हम आगे कंप्लीट करेंगे क्योंकि पहले हमें चार्ल्स टू के बारे में पढ़ना है। चार्ल्स टू 1685 तक उन्होंने रूल किया था, उसके बाद जेम्स टू आए थे। Was marked by an expansion in colonial trade, the Anglo-Dutch wars and a revival of drama and literature। एक बात याद रखनी है आपको, रेस्टोरेशन पीरियड में जो लिटरेचर में ड्रामा था उसका दोबारा से क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? एलिजाबेथियन एरा में ड्रामा बहुत ज्यादा लिखा जाता था, जैकोबियन में कम हो गया था, लिरिकल वर्क्स को वैल्यू दी गई थी। कैरोलाइन पीरियड में ड्रामा बिल्कुल बंद कर दिया गया था। कॉमनवेल्थ और कैरोलाइन में रेस्टोरेशन पीरियड ऐसा था जिसमें ड्रामा दोबारा से राइज पे था। उसको क्या हुआ था? दोबारा से मतलब एडमायर किया जाने लग गया था, अपने वर्क्स में इंक्लूड किया जाने लग गया था।
मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था, ड्रामा बंद कर दिया गया था, लेकिन रेस्टोरेशन पीरियड में ड्रामा को दोबारा से वैल्यू दी जाने लग गई थी। द नेम रेस्टोरेशन कम्स फ्रॉम द क्राउनिंग ऑफ चार्ल्स टू, ये चीज आपको याद रखनी है। चार्ल्स टू के जब चार्ल्स टू को गद्दी पे बिठाया गया था तभी रेस्टोरेशन आ गया था, विच मार्क्स द रेस्टोरिंग ऑफ द ट्रेडिशनल इंग्लिश मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट following a short period of rule by a handful of republican governments। अच्छा, इससे पहले क्या था? रेस्टोरेशन से पहले क्या था? प्यूरिटन्स थे। जो प्यूरिटन के रूल्स थे वो यहाँ पे लागू किए गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही कॉमनवेल्थ खत्म होता है, प्यूरिटन्स का गद्दी पे जो उनका रूल वो कर रहे थे वो उनका खत्म होता है किंगडम, तब चार्ल्स टू को गद्दी पे बिठा दिया गया था और दोबारा से क्या हुआ था? ट्रेडिशनल इंग्लिश जो इंग्लिश का ट्रेडिशन था, इंग्लैंड का ट्रेडिशन था, वो दोबारा से आ गया था। Republican governments. At the heart of this literature is the attempt to come to terms with the political events that had occurred in previous decades. The writings of this time are both innovative and varied. याद रखना है, innovative थी। The style and subject matter of the literature produced during the Restoration period span the spectrum from definitively religious to satirical and rescue। अच्छा, ये मैंने आपको भी बताया। पहले क्या होता था? रिलीजियस वर्क्स पे लिखा जाता था, उसके मैंने बताया था रिलीजियस पोएट्स थे, हमारे कैवेलियर पोएट्स थे, ठीक है। अब इस रेस्टोरेशन में क्या था? सटायरिकल पोएम्स, सटायरिकल वर्क्स लिखे जाते थे। जोनाथन स्विफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किस पे सटायर करते थे? चर्च पे सटायर करते थे। इन शॉर्ट इसमें रेस्टोरेशन आ गया था, मोनार्की आ गई थी, लोग क्या करते थे? चर्च बिशप इन पे सटायरिकल वर्क्स लिखने लग गए थे। In 1682, James II, Charles II's brother, was removed from the throne। ये हम आगे पढ़ेंगे। 1688 में क्या हुआ था? जो जेम्स टू थे, जो कि हमारे चार्ल्स टू के ब्रदर थे, उनको थ्रोन से हटा दिया गया था। Which many scholars used to mark the end of restoration literature। वो क्या थी? रेस्टोरेशन लिटरेचर का एंड था, उनका रेस्टोरेशन पीरियड खत्म हो गया था। कब खत्म हो गया था? जब जेम्स टू को गद्दी से हटा दिया गया था। अब एक बात आपको याद रखनी है, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे। 1660 में चार्ल्स सेकंड गद्दी पे बैठे थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब तक बैठे थे? 1685 तक। अब 1685 से 1688 तक जेम्स टू गद्दी पे बैठे थे, जो कि चार्ल्स टू के ब्रदर थे। लेकिन फिर जेम्स टू को गद्दी से हटा दिया गया था, तो रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन लिटरेचर का वो अंत माना जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ आएगा। अब उस टाइम के थिएटर्स में क्या चेंजेस आए थे? अच्छा, रेस्टोरेशन पीरियड से पहले क्या था? लिरिकल वर्क्स को ज्यादा वैल्यू दी जाने लग गई थी, लेकिन रेस्टोरेशन पीरियड में दोबारा से ड्रामा जो था उसको मतलब शुरू कर दिया था। कॉमेडी वगैरह लिखना शुरू कर दिया था लोगों ने, सटायरिकल वर्क्स लिखना शुरू कर दिया था, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये आपने पढ़ा होगा। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर, रेस्टोरेशन लिटरेचर इज द रिटर्न ऑफ द थिएटर। ऑब्वियसली थिएटर्स कब क्लोज हुए थे? 1642 में, लेकिन 1660 में थिएटर्स वापस ओपन कर दिए गए थे। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थिएटर्स कब बंद हुए थे। 1642 में सिविल वॉर हुआ था बिटवीन राउंड हेड्स एंड जो हमारे कैवेलियर्स थे, यानी कि जो सपोर्टर्स थे चार्ल्स फर्स्ट के, और राउंड हेड्स यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर्स, पार्लियामेंट के सपोर्टर्स, इन दोनों के बीच सिविल वॉर हुआ था, जिसकी वजह से थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। और 1660 में दोबारा से थिएटर्स को ओपन किया गया, जिसे हम रेस्टोरेशन लिटरेचर या रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। As a result of the influence of religious and political leaders who believed it to be sinful, क्या माना जाता था? सिंफुल माना जाता था। प्यूरिटन्स की सोच थी कि जो थिएटर हैं, वाइन, वुमेन, ये जो है ये बहुत सिंफुल एक्ट, मतलब सिंफुल, इनको क्या प्लेजर, मैंने आपको बताया था ना, प्लेजर इज अ सिन, सिन इज अ प्लेजर। ये क्या था? प्यूरिटन्स की सोच थी उस टाइम पे। The theater had been closed for 18 years। तो थिएटर्स कितने साल के लिए बंद कर दिए गए थे? 18 years के लिए बंद कर दिए गए थे। Charles II, however, was a big fan of drama। अब क्या हुआ था? 1660 में चार्ल्स टू आ गए थे, गद्दी में बैठ गए थे।
अब चार्ल्स टू जो थे वो बहुत बड़े फैन थे ड्रामा के। ड्रामा तो बंद हो गया था पहले रेस्टोरेशन पीरियड से पहले, एंड क्विकली अलाउड एंड एनकरेज द थिएटर्स प्रेजेंस। अब क्या किया था इन्होंने, जैसे ही चार्ल्स टू गद्दी पे बैठे इन्होंने ड्रामास की मांग की और थिएटर्स को दोबारा से ओपन कर दिया। This period saw many innovations in theatre, including the important new genre। ये मैंने बताया न्यू जॉनरा, नया जॉनरा आ गया था। क्या, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, नया पीरियड आया था, रेस्टोरेशन कॉमेडी, नया जॉनरा। जिसे भी जॉनरा की क्लासेस लेनी है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कितने टाइप के जॉनरास थे लिटरेचर में। In stark contrast to the humble spiritual themes that were common to the literature before 1660, Restoration comedy was frequently crass, largely sexual, and often focused on the interactions of the elite members of English societies. Elite members of English societies के लिए popular writers of Restoration comedy include, अभी most important writers है जो आपको याद रखने हैं, हमारे जॉन ड्राइडन, ये तो रिप्रेजेंटेटिव थे, जॉर्ज एथेर्ज एंड विलियम कॉनग्रीव। ये वो राइटर्स थे जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स पे लिखते थे, कॉमेडी पे लिखते थे। अगर आप ऐसे एराज के थ्रू राइटर्स को याद करोगे ना तो आपको उनके वर्क्स भी याद हो जाएंगे। जैसे हमारे जॉन ड्राइडन थे, ये कॉमेडी बेस्ड चीजों पे लिखते थे, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड के थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये रेस्टोरेशन पीरियड के क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। ऑल्दो रेस्टोरेशन लिटरेचर इज कॉमनली कंसिडर्ड टू एंड, अच्छा क्या हुआ था, माना जाता है 1688 में रेस्टोरेशन पीरियड का एंड हो रहा था। रेस्टोरेशन कॉमेडी वाज रिटन इनटू द 1670s, लेकिन जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी वो 1700s तक लिखी गई थी, 1700s तक ये लिखी गई थी, इस एरा तक ये लिखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। माना तो जाता है कि 1688 में इसका एंड हो गया था, लेकिन कुछ वर्क्स है जो 1700 तक भी लिखे गए थे। अब क्या था इस पीरियड में, 50% ऑफ मेन आर फंक्शनली लिटरेट, अ ड्रामेटिक राइज। क्या था, 50% जो मैन थे वो क्या थे, फंक्शनली लिटरेट थे। द फैक्ट्रीज बिगन टू ब्रिंग अप एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिंस। अब इसमें क्या हुआ था, जैसे फैक्ट्री इसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था, स्टार्ट हो गया था इस पीरियड में। Coffee houses where educated men spent evenings with literary and political associates। कॉफी हाउसेस भी बनाने शुरू कर दिए थे, जिसमें जो लिटरेट मैन थे, एजुकेटेड लोग थे, एलीट क्लास थी, वो क्या करती थी, अपनी इवनिंग स्पेंड करती थी लिटरेरी एंड पॉलिटिकल एसोसिएट्स के साथ। अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश सोसाइटी, जो इंग्लिश एलीट क्लासेस थी, ये पीरियड बेसिकली उनको भी, उनकी तरफ भी मतलब इसका झुकाव था, दिखाया जाता है। इन मैनी वेज इट इज द मॉडर्न एराज बर्थ, साइंस, कॉमन पार्ट्स, मास मीडिया एंड ऑर्डर्स। इट मीन्स बहुत ज्यादा इनोवेटिव वर्क्स इसमें लिखे जाते थे। नियो क्लासिकल लिटरेचर इज मार्क्ड बाय कॉमेडीज, अभी मैंने आपको बताया कॉमेडीज मेन जॉनरा था। इन्फ्लुएंस बाय द फ्रेंच थिएटर, ये फ्रेंच थिएटर से इन्फ्लुएंस एंड मार्क्ड बाय सटायर्स, ये आपको याद रखना है। अब कौन कौन से राइटर्स थे, अलेक्जेंडर पोप थे इस एरा के। He was an 18th century English poet best known for his satirical verse। कौन से वर्स, satirical verse, and for his translation to Homer। अब जो ट्रांसलेशन थी ना होमर की, वो भी पोप ने की थी। पोप इज फेमस फॉर हिज यूज ऑफ heroic couplets। ये हम अलग से पढ़ेंगे, वर्सेस, कपलेट्स और पेंटामीटर्स और रिदम, राइम्स, ये सब होती क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिकली आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर पोप जो थे वो इसी एरा के थे, और इन्होंने क्या किया था, सबसे ज्यादा यूज हीरोइक कपलेट का किया था। अब हमारे सैमुअल जॉनसन, जिसको हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं, ये कोई पीएचडी नहीं कर रखी थी इन्होंने, ना ये कोई डॉक्टर थे, बस इनको मतलब डॉक्टर के नाम से इनको संबोधित किया जाता था, एडमायर किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ज्यादा फेमस और इंटेलिजेंट मान सकते हैं, इनोवेटिव थे। जॉनसन गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस विद द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी।
His later works included essays and an influential and annotated edition of Shakespeare's play. काफी शेक्सपियर के जो प्लेस थे, उनके राइटर्स, उनके जो कैरेक्टर्स थे, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। शेक्सपियर के प्लेज में भी इन्होंने काफी कुछ उनके बारे में लिखा है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे इनके वर्क्स के बारे में। बेसिकली अभी आपको याद रखना है, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, ये क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स थे इस एरा के। जोनाथन स्विफ्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था पीछे प्रीवियस स्लाइड में। ये सटायर करते थे किस पे? चर्च पे सटायर करते थे। ही इज रिमेंबर्ड फॉर वर्क सच एज गलीवर्स ट्रेवल। इन्होंने गलीवर्स ट्रेवल भी लिखी है, पढ़ी होगी आपने गलीवर्स ट्रेवल, जिसमें इन्होंने ट्रैवलिंग के बारे में, एडवेंचरस मतलब वर्क्स के बारे में भी लिखा है इन्होंने। अ मॉडेस्ट प्रपोजल, और क्या था? एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी। अभी मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी का जो एबॉलिशिंग मतलब क्रिश्चियनिटी के ऊपर इन्होंने सटायर किया था। क्रिश्चियनिटी के ऊपर नहीं किया था, बेसिकली इन्होंने चर्च के ऊपर सटायर किया था, क्योंकि उस टाइम के जो बिशप और प्रीस्ट थे ना, वो लोगों को क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे कि बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, मतलब मिस कम्युनिकेट करते थे, गलत चीजें लोगों को बताते थे उनके एक्सप्लॉइटेशन के लिए। अ टेल ऑफ अ टब, ये है अ टेल ऑफ अ टब जो थी, ये इनका वर्क था, जो कि सटायरिकल वर्क था चर्च पे। स्विफ्ट इज द फोरमोस्ट प्रो सटायरिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखना है, बहुत ज्यादा फेमस है सटायरिकल वर्क्स में। डेनियल डेफो, इसका नाम भी आपने सुना होगा। He was an English writer, journalist and pamphlet who gained fame for his novel Robinson Crusoe. ये आपने पढ़ी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका रॉबिन्सन क्रूजो, और फेमस भी है। डेफो इज नोटेबल फॉर बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट proponents of the novel as he helped to popularize the form. बेसिकली आपको याद रखना है, डेनियल डेफो का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था रॉबिन्सन क्रूजो, और वो इसी एरा में लिखा गया था, इसी एरा के ये राइटर थे। अब नियो क्लासिकल पीरियड में होता क्या था? Neoclassical art is a form of art harkening back to the grandeur of ancient Greece and Rome. जो हमारा पुराना ग्रीस के टाइम के वर्क्स और रोम में जो भी वर्क्स लिखे जाते थे, यानी उस टाइम पीरियड के जो वर्क्स थे, क्लासिकल एरा के जो वर्क्स थे, उनको दोबारा से उनका जन्म बोल सकते हैं। इस वाले एरा में राइटर्स क्या करते थे? जैसे होमर की इलियड थी, ये क्या थी? रोम के बारे में थी, ग्रीक नॉवल थी, ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड थी, उसको इसमें वापस से लिखा गया था। उसको ट्रांसलेट बोल सकते हो या उसका सिक्वल बोल सकते हो, मतलब वहीं से कुछ चीजों को उठा लेना, वो हमारा नियो क्लासिकल एरा में थे। ये हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली मैंने अभी आपको इसलिए बताया है क्योंकि रेस्टोरेशन के बाद यही है, ये रेस्टोरेशन पीरियड में ही इंक्लूडेड है, इसे हम डिस्कस अलग से करेंगे। द पीरियड इज नॉन फॉर इट्स फैंसीफुल एंड ग्रेसफुल asymmetric ornamentation in art and architecture. ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एंड ऑफ रेस्टोरेशन था क्या? स्टार्टिंग तो हमने पढ़ ली, अभी धीरे धीरे इसका डिक्लाइन कैसे हुआ था? चार्ल्स टू रेस्टोरेशन में माने जाते हैं। इन्होंने यही मोनार्की लेकर आए थे, ये बोला जाता है। होल अदर्स मेंटेन दैट हिज एंटायर रेजिम वाज द रेस्टोरेशन। ऑब्वियसली क्या था इनका? 1660 से, अभी मैंने आपको बताया 1685 तक इन्होंने रूल किया था, वो रेस्टोरेशन पीरियड में माना जाता है। द रेस्टोरेशन अप्लाइज द पीरियड फ्रॉम चार्ल्स सेकेंड्स ascension in 1660 to the fall of James II in 1682. फॉल ऑफ जेम्स II क्या है? जेम्स II कौन थे? जेम्स II जो हमारे थे वो चार्ल्स II के भाई थे। जब उनको गद्दी से हटा दिया गया था 1688 में, तो माना जाता है कि जो रेस्टोरेशन पीरियड था उसका अंत हो गया था। The restoration period was marked by increasing commercial prosperity and wealth. Increased literacy combined with wealth led the British people to an increasingly public life. ये अभी मैंने आपको बताया था। Literature of the restoration period too was deeply influenced by revolutionary changes in social, political and religious life of England. Obviously काफी चेंजेस आए थे इसमें, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस वेज में। लिटरेचर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस। अभी मैंने आपको बताया फ्रांस से इन्फ्लुएंस ही रेस्टोरेशन पीरियड की लिटरेचर, इट्स आइडियाज, टेस्ट एंड लिटरेचर सब जो फ्रांस था उससे इन्फ्लुएंस थी। चार्ल्स II had spent most of his years of exile in France. Obviously
अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, जब चार्ल्स वन जो कि चार्ल्स टू के फादर थे उनको मरवा दिया गया था, किसने मरवाया था उनको, ओलिवर क्रॉमवेल ने मरवाया था, प्यूरिटन्स ने मरवाया था। जब उनको मरवा दिया गया था तो उनका बेटा था चार्ल्स टू जो कि एग्जाइल में था, मतलब छोड़ छाड़ के सब कुछ, और ये इंग्लैंड छोड़ छाड़ के चला गया था, एग्जाइल में था। कहाँ था, फ्रांस में। तो अब ये बेसिकली ज्यादा टाइम इन्होंने फ्रांस में बिताया अपना, और ये वापस कब आए थे, 1660 में वापस इंग्लैंड आ गया था, और इन्होंने इंग्लैंड में राज किया था, इनको वापस इनवाइट किया गया था। अब 1660 से पहले तो ये फ्रांस में ही रहते थे, तो इनका टेस्ट, आइडियाज सब जो थे वो फ्रेंच कल्चर से इन्फ्लुएंस थे, फ्रांस के कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। तो जब इन्होंने इंग्लैंड पे राज किया तो जो फ्रांस का कल्चर था उसको इंग्लैंड में लाया गया, ठीक है। इसलिए बोला जाता है जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो फ्रांस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। एंड व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड ही ब्रॉट विद हिम अ न्यू एडमायरेशन फॉर फ्रेंच लिटरेचर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ड्रामेटिक entertainments were made illegal during Cromwell's rule, ये मैंने आपको बताया। जो ड्रामा था 1642 में उसको बैन कर दिया गया था, किसकी वजह से, ओलिवर क्रॉमवेल्स के रूल की वजह से, प्यूरिटन रूल्स की वजह से। All theaters were closed in 1642, right? With the restoration of Stuart succession in 1660, theaters were reopened. जब रेस्टोरेशन वापस आया, थिएटर्स को वापस ओपन किया गया फॉर चार्ल्स सेकेंड। पब्लिक थिएटर्स वर बैक इन बिजनेस, पब्लिक थिएटर्स वापस बिजनेस में आ गए। पब्लिशिंग ट्रेड ऑल्सो फ्लरिश्ड, अब पब्लिशिंग ट्रेड भी फ्लरिश करेगी जब ड्रामा के लिए थिएटर्स को ओपन कर दिया गया था। तो इसमें क्या था, बेसिकली सोशल और पॉलिटिकल, इन सब चीजों को क्या था, अपलिफ्टमेंट था बहुत ज्यादा इस पीरियड में। रेस्टोरेशन कॉमेडी, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा वर्क कॉमेडी पे किया जाता था। न्यू जॉनरा, जो हमारा कॉमेडी वाला जॉनरा था, न्यू जॉनरा क्या था वो, रेस्टोरेशन पीरियड में आया था। नॉन फॉर इट्स विट, इट्स अर्बैनिटी, इट्स सोफिस्टिकेशन इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लिटरेरी प्रोडक्ट ऑफ रेस्टोरेशन सोसाइटी। याद रखना, एलिट सोसाइटी थी। Heroic play और heroic tragedy was also produced during the restoration period, ये भी मैंने आपको बताया। heroic plays क्यों बोला है, heroic couplet का वर्क, मतलब जो बोलते हैं ना, यूज इस एरा में बहुत ज्यादा हुआ था, जो कि किसने किया था, heroic couplet का सबसे ज्यादा यूज अलेक्जेंडर पोप ने किया था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। The form was introduced by William Davenant, ये टर्म किसने, जो फॉर्म था हीरोइक प्ले या हीरोइक ट्रेजेडी, ये फॉर्म किसने इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, विलियम डेवेनेंट। याद रखना है, मैं हीरोइक कॉपलेट की बात नहीं कर रही हूँ, हीरोइक प्ले एंड हीरोइक ट्रेजेडी वर्ड की बात कर रही हूँ, जो कि विलियम डेवेनेंट ने फॉर्म किया था। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय जॉन ड्राइडन, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया था, हमारे जॉन ड्राइडन ने किया था, जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे रेस्टोरेशन पीरियड के। बार बार मैं इस टर्म पे इसलिए फोकस कर रही हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रेस्टोरेशन पीरियड विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ प्रोज राइटर्स, इस पीरियड में जो ग्रोथ थी प्रोज राइटर्स की, उसका बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखा जाता है प्रोज वर्क्स का। प्रोज बिकेम अ व्हीकल टू गिव एक्सप्रेशन टू द इवेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। पैम्फलेट्स वर रिटन इन अबंडेंस ऑन द सोशियो पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। ऑब्वियसली बिल्कुल चेंज हो गई थी प्यूरिटन्स के बाद में जो सोशियो पॉलिटिकल लाइफ थी इंग्लैंड की। Restoration poetry reflected the social, cultural and political concerns of the age। अभी मैंने आपको बताया सब चीजें वही रिपीट हो रही हैं। Poetry became the vehicle of argument, controversy, personal, political satire. Most important, the last and greatest works of John Milton and John Bunyan were written in the beginning of Restoration period। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हमारे जॉन मिल्टन थे उनका स्वैन सॉन्ग क्या था। स्वैन सॉन्ग होता है किसी भी राइटर का लास्ट वर्क। क्या होता है स्वैन सॉन्ग, किसी भी राइटर का लास्ट वर्क। जैसे हमारे विलियम शेक्सपियर थे, उनका लास्ट वर्क क्या था, टेम्पेस्ट उनका स्वैन सॉन्ग माना जाता है। ऐसे आप मुझे बताएंगे जॉन मिल्टन का स्वैन सॉन्ग कौन सा था, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड की बिगनिंग में लिखा गया था। ठीक है, ये हमारा था कौन सा पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेस्टोरेशन पीरियड पे, जो कि हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं रेस्टोरेशन पीरियड पे। बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा, इस पीरियड में पॉलिटिकल सोशल जो चीजें थी, जो इवेंट्स थे, उनमें बहुत चेंजेस आए थे। इंग्लैंड बिल्कुल बदल गया था। प्यूरिटन्स से हटके, ऑर्थोडॉक्सी से हटके वो कहाँ की तरफ बढ़ गया था, मोनार्की की तरफ बढ़ गया था। पार्लियामेंट वगैरह से हटके इन्होंने क्या किया था, अपना अलग मोनार्क जो था, मोनार्की और इन सब चीजों पे ये शिफ्ट हो गए थे। तो बेसिकली इसमें क्या था, सटायर, सटायर आया था, हीरोइक प्ले एंड ट्रेजेडी, थिएटर्स यानी कि ड्रामा को लिखा जाना शुरू कर दिया था। थिएटर्स ओपन हो गए थे जो कि 1642 में क्लोज हुए थे, 1660 में उनको ओपन कर दिया गया था। फ्रांस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था क्योंकि हमारे चार्ल्स टू फ्रांस में एग्जाइल्ड थे, वो वापस इंग्लैंड में आए थे, तो फ्रांस को लेकर, मतलब फ्रांस का टेस्ट, वहां के आइडियाज, वहां के लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर आए थे, तो इंग्लैंड में भी उस पर राइटिंग्स लिखी जाने लग गई थी। तो ये आपको याद रखना है। हीरोइक कॉपलेट का इसमें यूज हुआ था बाय अलेक्जेंडर पोप। ये सब हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है फाखरा मैम का, 17 जनवरी से शुरू हुआ था। 3 बजे इसकी क्लास होती है ईटीएस पर, इसी चैनल पर। 1200 प्लस क्वेश्चंस मैम इसमें डिस्कस करा रही है, जो कि डीएसएसबी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल एंड ऑल, इन सब चीजों में जो आता है। ये इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी मैंने आपको बताई थी ईटीएस पर होती है, इंग्लिश ग्रामर की, जो कि टाइगर सर पढ़ा रहे हैं। और 3 बजे फाखरा मैम का पेड बैच चल रहा है, 4 बजे जीएस का क्लास चलती है इसी चैनल पे, 5 बजे मेरी क्लास होती है लिटरेचर की, और 6 बजे मैम आपको मैथ्स करा रही है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। And thanks for watching. Do like, share and subscribe. Thank you so much.